तो संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध अभी जारी है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र के 5वें दिन की शुरुआत जैसे ही हुई, विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है और सदन को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि इस पर चर्चा के लिए वक्त और तारीख बाद में तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी उद्घाटन के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने कॉम्प्लेक्स में हवन और पूजा में हिस्सा लिया। पीएमओ का दावा है कि यह दुनिया के अग्रणी प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक होगा। इस परिसर में सितंबर में G20 नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 23 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ आईसीसी परिसर को भारत के सबसे बड़े MICE गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। सरकार ने जनवरी 2017 में प्रगति मैदान के पुनर्विकास के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय ICC स्थापित करने की सहमति जताई थी। पीएमओ ने कहा कि देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने प्रगति मैदान में आईसीसी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। कन्वेंशन सेंटर भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। इमारत का आकार शंख के जैसा है। 02 इसरो यह अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। वहीं पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी तत्व के सार्वभौमिक आधार को भी रेखांकित किया गया है। बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में 7000 लोगों की संयुक्त क्षमता है। एम्फीथिएटर 3000 लोग बैठ सकेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठक क्षमता 5500 है। 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां आयोजित मुख्य समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए तैयार है और नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय देश ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर घोंप दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, जो शौर्य दिखाया, वह इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय भी 0 से कम तापमान में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद
अपनी बंदूकें नीचे नहीं की। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे ही सरकार और आम लोगों को लगता है कि तनाव शांत हो गया है, वैसे ही फिर एक और घटना सामने आ जाती है। अब मणिपुर के कांगपो कपी जिले में भीड़ ने सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 2 बसों में आग लगा दी है। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं मिली है और अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि घटना उस समय की है जब बसें मंगलवार शाम दीमापुर से आ रही थी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लगातार हिंसा बढ़ रही है। हिंसा कर रहे लोगों के एक समूह ने मणिपुर की बसों को सोपर मीना में रोक दिया और बस चालक से कहा कि वो देखना चाहते हैं कि दूसरे समुदाय का कोई सदस्य तो नहीं बैठा है। उन्होंने आगे बताया कि तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने बसों में आग लगा दी। हालांकि इस दौरान जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के लिए मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तनाव की शुरुआत चुराचांदपुर जिले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों को इसके प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के अब 3 पक्ष हो गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 साल पहले जोगिंदर राणा की कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। राणा चोरी के कई मामलों में वांछित आरोपी था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। अदालत ने एसआईटी को 4 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जोगिंदर राणा के भाई सुरेंद्र राणा ने याचिका दायर की थी कि नाला सोपारा के लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी मनोज सुरेश सकपाल और मंगेश विठल चव्हाड़ ने 23 जुलाई 2018 को जोगिंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया था। जबकि पालघर के पुलिस अधीक्षक ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि जोगिंदर राणा ने ही सबसे पहले पुलिस पर हमला किया था। हलफनामे के अनुसार 23 जुलाई 2018 को चव्हाड़ और सकपाल पुलिस स्टेशन आ रहे थे तो उन्हें जोगिंदर दिखा। पुलिसकर्मियों ने उसे रोका तो उसने चाकू निकाल लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चव्हाड़ ने जोगिंदर पर 2 गोलियां चलाईं। बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सुरेंद्र राणा के वकील दत्ता माने ने अदालत को बताया कि गवाहों ने घटना की तस्वीरें खींची थी और वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इसे देखने से साफ पता चलता है कि पुलिस ने जोगिंदर का फर्जी एनकाउंटर किया था। केंद्र ने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया था। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया। संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर 2021 तक 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से 1 दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी। सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें ये अनुमति दी गई थी कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 2 साल की अनिवार्य अवधि के बाद 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। भारत से पाकिस्तान गई राजस्थान की अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू का निकाहनामा भी सामने आया है जो ये बता रहा है कि अंजू नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अंजू ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम फातिमा रखा था। अंजू ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दील जिले की अदालत में यह कानूनी निकाह किया। सोशल मीडिया पर वायरल निकाहनामा के शपथ पत्र में अंजू ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाने और नसरुल्लाह को अपना कानूनी शौहर मानने की बात कही है। अंजू के हलफनामे में लिखा है, फातिमा दुख्तर अंजू पुत्री जी प्रसाद, फ्लैट नंबर 704, टावर एस अलवर, टेरा एलिगेंस, भारत। मेरा पिछला नाम अंजू था और मैं ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है जिसमें किसी की जानिब से कोई ज़बरदस्ती शामिल नहीं है। मैं नसरुल्लाह को पसंद करती हूँ और उसके लिए अपने मुल्क भारत से यहाँ पाकिस्तान आई हूँ। गवाहों के सामने बमर्जी नसरुल्लाह से हक मेहर 10 तौला सोना बतरीका शरीयत से निकाह किया है। नसरुल्लाह मेरे कानूनी पति हैं। यही मेरा बयान है जो कि एकदम सही है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर में मोरवानिया में 2 युवक ब्रिज पर भारी पानी के बीच फंस गए। वे मोटरसाइकिल की मदद से ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्रेन की मदद से बचाया गया। दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश के चलते फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। मंगलवार शाम तेलंगाना के महबूब नगर में 2 टीनेजर लड़कियां नहर में बह गईं। खतरनाक हालात के चलते इन राज्यों में बुधवार और गुरुवार के लिए खतरे वाले क्षेत्रों के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा समेत 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड की 600 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड के 250 किलोमीटर हिस्से पर भूस्खलन से यातायात बाधित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में रोजाना 10 से 15 हजार की बजाय 1000 श्रद्धालु ही पहुंच पाए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्य शामिल हैं। इस दौरान बुधवार को मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू में बादल फटने से संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
गंगा, यमुना, घग्गर, हिंडन समेत सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबे हैं लोग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत सारी नुकसान होने की संभावना है। हिंडन में लगातार पानी आने से डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। छिजारसी से लेकर मोमनाथल गांव तक डूब एरिया जलमग्न हो गया है। सुथ्याना गांव के डूब क्षेत्र के घरों में भी पानी घुस गया है। कुलेसरा, सुथ्याना में सैकड़ों मकानों में पानी भर गया है। हिंडन नदी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। जलस्तर कम नहीं हो रहा है, पानी लगातार मकानों में घुस रहा है। अब तक 10,000 से अधिक मकानों को खाली कराया जा चुका है। हजारों लोग प्रशासन के आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। वहीं सेक्टर 143 के पास पुराना सुथ्याना के डूब क्षेत्र में बने एक अवैध पार्किंग स्थल में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। उधर बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को गाजियाबाद बैराज पर हिंडन नदी का जलस्तर डाउनस्ट्रीम 201.10 मीटर रहा, जबकि सोमवार को जलस्तर 201.15 मीटर था। ऐसे में जल स्तर स्थिर है। हालांकि बहाव में कमी आई है। मंगलवार को बहाव 27,191 क्यूसेक रहा। हिंडन में लगातार पानी आने से डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। छिजारसी से लेकर मोमनाथल गांव तक डूब एरिया जलमग्न हो गया है। सबसे अधिक चोटपुर गांव का डूब क्षेत्र प्रभावित है। वहां पर 5 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों के 3420 लोगों को प्रशासन के आश्रय स्थलों पर रखा गया है। प्रशासन आश्रय स्थलों पर खाना और पानी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है। शिमला में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। रामपुर उपमंडल की सरपारा पंचायत के कंधार गांव में देर रात 2 बार बादल फटने से सेब के बगीचों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकान बह गए हैं, मकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देर रात अचानक 11 बजे बादल फटा और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मकानों और बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद फिर 3 बजे बादल फटने से आई बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। सरपारा पंचायत के प्रधान मोहन कपाटिया ने बताया कि सरपारा पंचायत के कंधार गांव में बादल फटा है। उन्होंने कहा कि सरपारा गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रभावितों को तुरंत राहत दी जाए। जाते जाते देश के शहीदों को मेरा सलाम और आप सभी को कारगिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ।